about real numbers क्लास 10। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर होता क्या था। रियल नंबर का दो पार्ट्स था, एक था इरेशनल नंबर, दूसरा था रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर कुछ टर्म्स आते थे, रेशनल नंबर के अंदर कुछ टर्म्स आते थे। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता था, होल नंबर आता था, नेचुरल नंबर था, दैट्स ऑल आर। इन शॉर्ट हम रियल नंबर्स किसको बोल सकते हैं वो हम समझते हैं। रियल नंबर्स बोल सकते हैं ऑल numbers those are lies in between minus infinity to plus infinity is called real numbers। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो नंबर है जो नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। हम क्लास 10th में रियल नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूक्लिड डिवीजंस, लेमा। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जैसे कि एल्गोरिथम, लेमा, थ्योरम, ये सब हैं क्या उसके बारे में पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इट मींस अ स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। ओके, नाउ द सेकंड वन इज लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा is proven statement. Lemma is proven statement used for proving another statement is called lemma. Okay, in other word lemma is also known as theorems. Both are similar but not exact same. Okay, and the most important topic in this chapter that is Euclid divisions lemma. What is Euclid divisions lemma? We are using Euclid division lemma to find highest common factor between two integer numbers. Okay, suppose that for two integers, integer a and b, a is greater than b, unique integers q and r, then you have to satisfy the equations of a equals to bq plus. First of all we have to know how these equations comes. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a equals to b into q plus r आया कहाँ से है, ये स्टेटमेंट बना कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन प्रोसेस में जाएंगे। we have a and b, a is greater than b, unique integers q and r। सपोज a को अगर हमें डिवाइड करना हो b से, तो हमें एक टर्म्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कोसेंट, जो कि हमारे पास क्या है q, और कोई ना कुछ रिमाइंडर बचेगा दैट इज कॉल्ड r। सबसे पहले इस कंप्लीट कांसेप्ट को समझते हैं कि ये है क्या, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो वी नो दैट्स, हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा b है ना, ये क्या है हमारा, दिस इज डिवाइजर। क्या हमारा डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर। ये क्या है हमारा a, क्या है हमारा, ये हमारा डिवाइडेंड। क्या होता है हमारा डिवाइडेंड। ये जो हमारा q है ये क्या होता है हमारा कोसेंट। क्या होता है हमारा कोसेंट, ठीक है। r क्या होता है हमारा रिमाइंडर। ये टर्म्स के बारे में हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। दिस इज डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोसेंट, एंड दिस इज रिमाइंडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंप्लीट टर्म्स को किसी एक इक्वेशंस में अगर लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखते हैं उस इक्वेशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले आप पहले इसको लिख लीजिए कंप्लीट। यहाँ से एल्गोरिथम था, लिखना था
इंक्लूड डिवीजन लेना लिख लेंगे। समझते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम कैसे एक इक्वेशंस में लिख सकते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर्स। इस कंप्लीट कंसेप्ट में डिवाइडेंड क्या है, डिवीजन डिवाइजर क्या है, क्वोशेंट क्या है और रिमाइंडर्स क्या है, सिर्फ उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कंप्लीट चीज को लिखेंगे। तो हमें पता चला डिवाइडेंड जो था हमारा ए था, डिवाइडर जो था हमारा बी था, क्वोशेंट जो था हमारा क्यू था, प्लस रिमाइंडर्स हमारे पास क्या था, आर था। I hope you will get it how these equations come। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा a equals to bq plus r कहां से आया। ठीक है, अब इस कंप्लीट टर्म्स को एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कंसेप्ट क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे कंप्लीट टर्म्स पे आएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट था सपोज दैट by use Euclid division lemma find HCF of 124 and 20। By use Euclid division lemma find HCF of 124 and 24। दो इंटीजर नंबर है हमारे पास 124 और 24। इस दोनों इंटीजर्स का हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ Euclid division lemma। क्या प्रोसेस होगा इस सम्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला इसका रूल क्या बोलता है ना कि यूक्लिड का जो फॉर्म है a = bq + r है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स दिख रहा है सॉल्यूशंस में क्या देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 124 इज ग्रेटर देन 24। तो रूल के अकॉर्डिंग हम 124 को डिवाइड करेंगे इससे 24 से। अगर 124 को 24 से डिवाइड करें कितने टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा 5 टाइम लगाना है। तो क्या मिलेगा हमको 20 2 कितना है 120 है ना। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास रिमाइंडर बचा 4। रिमाइंडर क्या बचा, इस कंप्लीट टर्म्स को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 124। बताए थे ना लिखने का प्रोसेस क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या हमारे पास 24 इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या हमारे पास 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हमारे पास 4। वी हैव टू कंटिन्यू दिस स्टेटमेंट्स दिस एल्गोरिथम टिल रिमाइंडर्स बिकम 0। जब तक रिमाइंडर्स 0 नहीं बन जाता है हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो हम यहां लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है प्रोसेस आगे चलेगा। तो हम इसे फिर क्या करेंगे नाउ, अब हमें फिर से सेम प्रोसेस लगाना है। अब हम डिवाइजर में डिवाइड किससे लगाएंगे, रिमाइंडर से। ऑलवेज वी हैव टू डिवाइड डिवाइजर बाय रिमाइंडर्स। तो अब हमारे पास क्या है 24। तो 24 में हम डिवाइड किससे करेंगे, इस 4 से। तो कितने टाइम में लगेगा, देखिए यहाँ पे 8 टाइम, सॉरी 4 है। तो यहाँ क्या 6 टाइम लग गया है। कितना है हमारा 24। ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। हम इसको लिख सकते हैं 24 = 6 × 4
इक्वल्स टू प्लस 0, क्या लिखे यहाँ पे प्लस 0। 24 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 प्लस 0। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर हमें मिला, रिमाइंडर्स इक्वल्स टू क्या आ गया 0। जब भी आपका रिमाइंडर्स 0 आएगा तो जिस भी स्टेटमेंट पे आए वहां पे जो डिवाइजर होगा वही डिवाइजर हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। देन HCF ऑफ 124 24 इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 4। तो उस कंडीशन में HCF ऑफ 124 24 इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर इसमें क्या था, डिवाइजर यहाँ पे था 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 4। ध्यान से देखेंगे इस कांसेप्ट को, फिर से समझेंगे। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशंस में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को देखना है, ग्रेटेस्ट नंबर्स को डिवाइड करना से जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करके प्रोसेस आपको पता है कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए इस प्रोसेस को कंप्लीट रखना है। 24 आया, 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट आ गया रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको जिसका HCF फाइंड करना हो तो उसमें जो डिवाइजर है वही आपका रिजल्ट होता है। डिवाइजर क्या था 4, इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो गया 4, इज नॉट रिटर्न। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनता है। तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से बनेंगे उसी प्रकार से आपका सेकंड और थर्ड बनेगा। तो हमारा सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 135 एंड 225, 135 एंड 225। तो हमें फाइंड करना है 135 एंड 225 का रिजल्ट चाहिए। समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें डिफाइन करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 225 ग्रेटर देन 135। तो सॉल्यूशंस का सबसे पहला स्टेप यही था कि जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करना है किससे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट हमारा क्या पड़ेगा, यहाँ ध्यान से लिखते चलेंगे ना, क्या लिखेंगे 225 डिवाइड बाय 135। कितने टाइम में डिवाइड होगा ये, 1 टाइम में डिवाइड होगा। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 135। रिजल्ट में क्या है हमारा 0, 12, 3, 9 कैंसिल। तो अब इस टर्म्स को क्या लिखते हैं, इसका जो एल्गोरिथम लिखने का था वो लिखने का क्या था, डिविडेंड है ना। डिविडेंड कितना हमारे पास है 225 इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा 135 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हमारे पास 90। यहाँ क्या लिखेंगे ओके, ये टर्म्स। अब हमें देखते हैं यहाँ रिमाइंडर्स क्या है, 0 है क्या, नहीं है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो ये एल्गोरिथम कंटिन्यू रहेगा। अब इस एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आपको पता है क्या करना है, डिवाइजर को ऑलवेज डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से। तो हमारे पास डिवाइजर कितना है, हमारे पास 135 को डिवाइड किससे करना है हमको, 90 से करना है ना, ठीक है ना 90 से। जब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम में करना होगा हमको, 1 टाइम में करेंगे, क्या आएगा हमारा 90। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ पे, यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना आएगा हमारा 4। अब इस कंसेप्ट को फिर से लिखेंगे। इस कंसेप्ट को जब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या मिलता है हमको, क्या हमारा यहाँ पे ये डिविडेंड है, क्या लिखेंगे 135 इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, इसका एल्गोरिथम पता है आपको, लिखते हैं ना डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिखें 90 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। ये कंसेप्ट कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ रिमाइंडर
रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं है। ये कंसेप्ट और आगे भी कंटिन्यू चलेगा। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या मिलेंगे, फिर से इसमें हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिवाइजर था 90 और रिमाइंडर था 45। डिवाइड करके कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम में। कितना आया हमारा 90। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, अब जीरो आया। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखें 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हमारे पास जीरो। हियर द remainder is equals to 0. So the HCF of 135 and 225 equals to divisor equals to क्या था डिवाइजर हमारे पास 45। That's why the result is 45. This is our answer. इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है। Just wait a while. It's not it down. तो ये था हमारा रिजल्ट। तो हमारे रिजल्ट में कितना आया था 45। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, बहुत ही आसान प्रोसेस था। लिखिए इसको, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, so that any positive odd integer is of form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers। आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म है इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is सम इंटीजर। सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो हम जब इसको अच्छे से राइट डाउन करेंगे तो हमको पता चला, क्वेश्चन से बोला जाता है कि जो भी फॉर्म है, इसका जो फॉर्म था क्या था 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 for all odd positive integer। तो हमारे पास सॉल्यूशंस में लिख सकते हैं। पहले अच्छे सब कंसेप्ट को समझेंगे, फिर लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हमारे पास, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30 डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चंस में डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर 6 है। देख के पता चल रहा है लेकिन आपको, है ना, 6q प्लस r डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हम जब इस क्वेश्चंस को लिखेंगे ना 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 6 इंटू, पहले इसको अच्छे समझते हैं। अगर आपको 1 को डिवाइड करना हो 6 से, कितने टाइम में होगा 6 डिवाइड, 0 टाइम में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर क्या मिलेगा हमको, अगर 6 को डिवाइड करना हो किसको 3 को, तो कितने टाइम में होगा 0 टाइम में। यहाँ क्या होगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। फिर अगर हमको 6 को डिवाइड करना हो किसको 5 को, यहाँ पे क्या कितने टाइम लगाना होगा 0 टाइम में, क्या होगा 0। यहाँ क्या मिलेगा 5। समझ रहे कंसेप्ट को अच्छे समझेंगे पहले, है। फिर मान लो 6 को डिवाइड करना, किसको डिवाइड करना 7 को, कितने टाइम में डिवाइड होगा 1 टाइम में। क्या लिखें यहाँ पे 6, क्या बचेगा रिमाइंडर 1, है ना। फिर मान लो 6 को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 9 को, तो हमारे पास कितने टाइम में 1 टाइम में। 6 लिखें, कितना बचेगा हमारे पास 3। फिर मान लो 6 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है हमको 11 को,
है ना। कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम में क्या होगा 6, क्या बचेगा रिमाइंडर 5, है ना। इस तरह से प्रोसेस चलते रहेंगे जहां तक हम पॉइंट को लेते जाएंगे, है ना। अब हम इस कंप्लीट टर्म्स को, जो हमारा एल्गोरिथम हम पढ़े थे, उसको लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो हम इस कंप्लीट टर्म्स को किस एल्गोरिथम में लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमारा एल्गोरिथम बना था, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। इसलिए ये जो हमारा टर्म्स है, ये जो हमारा गिवन टर्म्स है, इस टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। इस टर्म्स को हम लिख सकते हैं 1 = 6 × 0 + 1 लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, है ना। लिखते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्या लिखें यहाँ 3 = 6 × 0 + 3। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं 6 × 0 प्लस क्या यहाँ पे 5, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7 को हम 6 × 1 प्लस कितना रिमाइंडर 1, है। फिर क्या लिखना है हमको 9 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × 1 प्लस रिमाइंडर 3। फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 11 क्या लिख सकते हैं 6 × 1 प्लस रिमाइंडर 5 एट सो ऑन। इस तरह कंसेप्ट चलते जाएगा। ये जो हमारा 0 है 1 है, ये सब क्या है, क्यू है। क्यू क्या है हमारे यहाँ पे, जो हमारा क्यू जो हम एज्यूम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सॉरी हमारा क्या होगा क्यू ऑलवेज यहाँ पे क्या लिया गया पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया गया, ठीक है। तो जब हमारा क्यू पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो हमको इससे क्या फॉर्म मिला, इससे जो फॉर्म मिला हमारा क्या 6q प्लस रिमाइंडर में क्या बच रहा है 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो q + 1 क्या मिलेगा हमारा 6q + 3, क्या मिलेगा हमारा 6q + 5, है ना। इसके अलावा और कुछ मिलने वाला है क्या, देखिए तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया 1, 3 रिमाइंडर आया 3, 5 रिमाइंडर आया 5, फिर 1 रिमाइंडर आया, ये टर्म्स हो गया, फिर 3 रिमाइंडर आया, ये टर्म हो गया, फिर 5 रिमाइंडर आया, ये क्यू क्या है चेंज हो रहा है। क्यू क्या है हमारा, क्वेश्चन से बताया था क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ये मतलब एक प्रोसेस वाइज स्टेप से हम समझ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो एक पैरेड के लिए दो ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप बैंड का होगा, दूसरा ग्रुप आर्मी का होगा। तो जो बैंड के ग्रुप है उसके पीछे आर्मी का ग्रुप है, लेकिन दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ कॉलम क्या मैक्सिमम रखा जाए जो कि कंप्लीट एक मार्च करने के लिए एक पैटर्न बन सके, है ना। तो उसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो हमको यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे 616, लेकिन ये आया दिमाग में कैसे आया कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो उस कांसेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा कांसेप्ट होगा, देखते हैं सबसे पहले हम, तो हमारे दिमाग में जैसे मान लेते हैं, है ना, एक ग्रुप था आर्मी का, दूसरा क्या था हमारा परेड का था। तो हम ध्यान से देखेंगे इस यहाँ पे टर्म्स को, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, तो एक था हमारा किसका बैंड का था, और दूसरा क्या था आर्मी। नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। सपोज दैट इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारा क्या है n नंबर ऑफ कॉलम, कितना नंबर ऑफ कॉलम है n नंबर ऑफ कॉलम है। आर्मी में भी हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारा, एज्यूम करते हैं कितना है n ही है। जितना नंबर ऑफ कॉलम बैंड में है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम कहां पे है आर्मी में भी है, ठीक है। मान लेते हैं x, लेट x इज द नंबर ऑफ मेंबर in column, okay, and let y is the number of member in
तो हम बता सकते हैं कि जो बैंड है ना, बैंड में कितना कंप्लीट लोग हैं। तो हम बोल सकते हैं इन बैंड कि बैंड में हमारा क्या कितना लोग थे, बैंड में टोटल n गुना x, ओके। और आर्मी में कितना थे, आर्मी में थे n इंटू y। तो इस दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, n दोनों में कॉमन है और दोनों के लिए n जो है क्या काम कर रहा है, कॉलम का काम कर रहा है। तो हमारा जो इस कंसेप्ट में ये जो n है, n क्या है, n इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। n क्या है हमारा, n हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और जब हम इस टर्म्स में n को फाइंड कर लेंगे वही हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो हम इस टर्म्स में आते हैं और देखते हैं हमारे पास बैंड में टोटल कितने लोग थे। तो हमारे पास